हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपने नोटबुक पर खींचिए। संयोजक तार, स्विच ऑफ की स्थिति में विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, स्विच ऑन की स्थिति में तथा बैटरी। तो इन सभी को जो है हम लोग को अपने नोटबुक पर इनका एक एक पिक्चर बनाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पिक्चर बनाया गया है ना, ये जैसे इस आंसर में पिक्चर बनाया गया है, आपको भी हूबहू उसी तरह का पिक्चर आपको भी बनाना है। कैसे बनाइएगा? यहाँ पर स्विच ऑफ की स्थिति में ये बैटरी हो गया, ये संयोजक तार हो गया, ये विद्युत सेल हो गया, फिर इसके बाद ये विद्युत का बल्ब हो गया, ये स्विच ऑन की स्थिति में। तो इस प्रकार आपको पिक्चर बनाना है। तो उम्मीद है आप प्रश्न नंबर 1 को समझ चुके हैं कैसे आपको बनाना है। से आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में इसको देखकर बस उतार दीजिएगा, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। चित्र 14.21 में दर्शाए गए परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। तो फिगर जो है ना 14.21 में जो दर्शाया गया है उसमें विद्युत परिपथ को निरूपित करने वाले परिपथ का आरेख हम लोग को खींचना है। तो इसका आरेख हम लोग कैसे खींचेंगे? तो ऐसे खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? तो ऐसे खींचेंगे। तो विद्युत परिपथ को निरूपित करने वाले परिपथ आरेख, तो इस ऐसे हम लोग इसका परिपथ आरेख बना दिए हैं। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो काफ़ी ही इजी क्वेश्चन है, केवल आपको समझना पड़ेगा कैसे काम कर रहा है, और आप सारे क्वेश्चनों को जो है एग्जाम में बड़े ही आसानी से हल कर दीजिएगा। तो 2 नंबर क्लियर है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चित्र 14.22 में 4 सेल दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखिए एक फिगर है 14.22 जिसमें 4 सेल दिखाए गए हैं। रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेल के टर्मिनलों के तारों द्वारा संयोजित करने पर आप बैटरी कैसे बनाएंगे। अर्थात हम अगर इन चारों बैटरियों को एक साथ जोड़ना चाहे तो कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। सिंपली तौर पर क्वेश्चन ऐसे हम लोग को पूछ रहा है कि अगर इन चारों बैटरी को एक साथ काम पर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे? सेलों से बैटरी बनाने के लिए एक सेल के धन टर्मिनल को हमेशा दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल के साथ जोड़ना होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सेल का धन दूसरे का ऋण के साथ जोड़ेंगे। मतलब यहाँ पर इसका ऋण है तो ये धन के साथ जुड़ेगा, यहाँ पर ये ऋण है तो ये धन के साथ जुड़ेगा, ये ऋण है तो ये धन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोग इन 4 सेलों को जोड़कर एक काम में लगा सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 भी आप लोग समझ चुके हैं। इस तरह आपको इसका भी आंसर लिखना है। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रश्न संख्या 4। चित्र 14.23 में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है। क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। मतलब यहाँ पर जो है ना बल्ब प्रदीप्त नहीं हो रहा है। तो बल्ब भाई प्रदीप्त क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है और क्या हम लोग इसको प्रदीप्त कर सकते हैं? तो ये आपका फिगर है 14.23 का फिगर यहाँ पर जो किताब में दिया हुआ है वो ये है। इसमें बल्ब नहीं जल रहा है। तो क्यों नहीं जल रहा है, तुम लोग इसका पहले उत्तर लिखते हैं। एक सेल धन टर्मिनल प्लस, जो प्लस का साइन होता है वो हमेशा दूसरे के ऋण टर्मिनल की ओर जुड़ा होता है। यहाँ 2 धन टर्मिनल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये परिपथ नहीं जल रहा है। समझिए बात को ध्यान से। यहाँ पर अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखिएगा ना तो यहाँ पर इधर प्लस है और इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर माइनस है। तो बताइए ये कैसे जुड़ेगा? क्योंकि दोनों में तो प्लस को जोड़ दिया है ना भाई। प्लस को जोड़ना नहीं होता है, कैसे जोड़ना होता है? प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। यहाँ पर प्लस प्लस कर दिया है तो ये गलत हो गया ना। तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? हम लोग पहले देंगे बल्ब,
फिर तार आ जाएगा, फिर माइनस की ओर, फिर बल्ब, फिर स्विच आ जाएगा, फिर आपका प्लस। तो प्लस जुड़ेगा माइनस के साथ और प्लस जुड़ेगा माइनस के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप जोड़ेंगे तो बल्ब जो है दीप्त अर्थात जलने लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो चुका है, समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखें। तो हमें जो है विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों का नाम लिखना है। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। पहला प्रभाव क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब एक विद्युत प्रवाह एक तार से गुजरता है तो तार गर्म हो जाता है। मतलब जब किसी तार से जो है विद्युत धारा गुजरता है ना, तो तार गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रवाह के रूप में जाना जाता है। मतलब अगर कोई तार है, ठीक है, उससे बिजली लगातार प्रभावित हो रहा है, होने से जो है उसमें वो तार गर्म होने लगेगा, और गर्म होने लगेगा इससे पता चलता है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव उस पर पड़ रहा है। इसका उपयोग कई ताप अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री और प्रकाश बल्ब। इन तीनों में जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है। और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम लोग समझ चुके हैं। और एक दूसरा प्रभाव क्या है? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तापीय प्रभाव पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब चुंबकीय प्रभाव। जब विद्युत धारा प्रवाह एक दूसरे के माध्यम से बहता है तो इसके चारों ओर चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस प्रवाह को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अनुप्रयोग होते हैं बिजली की लिफ्ट में, बिजली की घंटी में और बिजली का पंखा में। मतलब जब बिजली दो तारों से होकर प्रभावित होती है ना, तो उसके बीच जो है उसके बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होगा तब पता चलता है कि विद्युत धारा इससे प्रभावित हो रही है, और इस प्रवाह को जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह कहा जाता है। और इसका प्रयोग किसमें होता है? तो बिजली का लिफ्ट में, बिजली की घंटी में और बिजली का पंखा में इसका उपयोग होता है। तो विद्युत धारा के दो प्रभावों को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जब किसी तार प्रभावित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी विद्युत सुई अपने उत्तर दक्षिणी स्थिति में विक्षेपित हो जाती है। स्पष्ट कीजिए। अर्थात जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, शुरू में ही, इसके जस्ट एक क्वेश्चन पहले, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र ही काम कर रहा है। इसका आंसर देखिए कैसे लिखना है आपको, जिस तरह मैंने लिखा है। विद्युत धारा ले जाने वाले तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। जब इस तार के पास चुंबकीय सुई रखी जाती है तो दो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय सुई के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और चुंबकीय सुई से विक्षेपित उत्पन्न हो जाती है। समझिए बात को ध्यान से आप लोग। एक सुई रखा हुआ है, ठीक है, जब वो विद्युत तार के संपर्क में आता है तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इसलिए चला जाता है क्योंकि विद्युत धारा से जो है चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, जिससे जो है सुई उत्तर दक्षिण दिशा की ओर चली जाती है। जब विद्युत धारा की स्विच ऑफ हो जाती है तो तार द्वारा कोई चुंबकीय क्षेत्र निर्मित नहीं होता है। चुंबकीय सुई अपने उत्तर दिशा की स्थिति से विचलित नहीं होती है। मतलब जब विद्युत धारा के स्विच को ऑफ कर दिया जाता है और उससे विद्युत आर पार नहीं होता है, तब क्या होता है कि जो सुई उत्तर दक्षिण दिशा में पहले था ना, वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही रहता है, इसके दिशा में कोई विचलित नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया है, समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यदि चित्र 14.24 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ के स्विच को ऑफ कर दिया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित दर्शाएगी? तो इसमें जो है एक 14.24 में एक चित्र दर्शाया गया है, उसमें एक स्विच को ऑफ कर दिया गया है। तो क्या स्विच को ऑन करने से जब स्विच को हम लोगों ने ऑफ कर दिया तब सुई विक्षेपक दिखाएगी? तो नहीं। क्यों नहीं दिखाएगी? आगे जानते हैं। सुई मतलब जब
अरे यार सॉरी, चुंबकीय सुई स्विच बंद करने पर विक्षेप नहीं दिखाएगी क्योंकि विद्युत प्रवाह का कोई स्रोत, बैटरी या सेल नहीं है। यहाँ एक सेल या बैटरी को जोड़ने की जरूरत है। विद्युत प्रवाह की अनुपस्थिति में तार द्वारा कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, इसलिए सुई विक्षेप नहीं दर्शाएगी। मतलब अब समझिए बात को, जैसे मैं समझा रहा हूं आप लोग को। सुई विक्षेप नहीं दर्शाएगी क्योंकि सुई विक्षेप तभी दर्शाती है जब जो है तारों के बीच से विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर स्विच ऑफ है, किसी प्रकार का भी जो कोई विद्युत उससे पार नहीं हो रहा है, और अगर पार नहीं हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं बनेगा तो सुई कैसे विक्षेप होगा। वाजिब सी बात है। तो प्रश्न नंबर 7 भी आप लोग का क्लियर हो गया है। इसी तरह आपको लिखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको खाली स्थान को भरना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिया हुआ रहेगा जिसे आपको उचित शब्दों के साथ भरना है। तो क नंबर देखिए क्या है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबा रेखा उसके डैश टर्मिनल को निरूपित करता है। तो लंबी रेखा किसको निरूपित करता है? तो लंबी रेखा जो है धन टर्मिनल, किस चीज को? लंबी रेखा धन टर्मिनल को निरूपित करता है। फिर ख नंबर क्या है? दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को डैश कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो इसको बैटरी कहा जाता है। मतलब जब दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? तो बैटरी कहा जाएगा। फिर ग नंबर क्या है? जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका डैश रक्त लाल हो जाता है। मतलब जब हम लोग विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं ना तो इसका रक्त तप्त लाल क्यों हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवयव। जो इसका अवयव होता है ना, जो रक्त तप्त होता है वो लाल हो जाता है। ठीक है, इसके सारे आंसर को जो यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है इसके आंसर मैं आपको लास्ट में लगा दूंगा। जो आपको ब्लू रंग का दिख रहा है ना, ब्लू कलर का, वो सारे इसके आंसर हैं। ठीक है, फिर घ नंबर क्या है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को डैश कहते हैं। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? तो फ्यूज कहते हैं। ठीक है, तो हमने जो है इसके सारे प्रश्न के उत्तर को देख लिया है, रिक्त स्थान वाले। इसके आंसर को आप लोग देख लीजिए एक बार। तो क नंबर का आंसर हो जाएगा धन टर्मिनल। ठीक है, ख नंबर का आंसर हो जाएगा बैटरी, ग नंबर का आंसर हो जाएगा अवयव, घ नंबर का आंसर हो जाएगा फ्यूज। तो इस प्रकार जो हम लोगों ने इसके सारे आंसरों को देख लिया है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है आपको कि सही और गलत कथन को चुनना है। तो सही और गलत कथन कौन सा हो जाएगा उसको हम लोग टिक लगा देते हैं। तो पहला क्या है? दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल का ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है। तो क्या ऐसा किया जाता है? तो ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि ऋण टर्मिनल को जो है धन टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है बैटरी बनाने के लिए। अगर ऋण प्लस ऋण जोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा कि बैटरी नहीं बनेगा। ठीक है, फिर ख नंबर क्या है? जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा में अधिक विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है तो वो पिघलकर टूट जाता है। मतलब अगर कोई फ्यूज है उससे निश्चित, मतलब जितना तय किया हुआ होता है उससे अगर अधिक विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है तो क्या फ्यूज पिघलकर टूट जाता है? तो ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये होता है वो असलियत में। फिर ग नंबर क्या है? विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित नहीं करता। तो क्या विद्युत चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित नहीं करता? तो यह असत्य है, क्योंकि चुंबक को जो है आकर्षित करता है। ठीक है, घ नंबर क्या है? विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। तो क्या विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए एक बार अच्छे से टिक और लगा लेते हैं कौन सा सही होगा कौन सा गलत। तो ये जो आपका क नंबर है ये हो जाएगा आपका गलत यानी असत्य। फिर जो ख नंबर है ये आपका सत्य हो जाएगा, ग नंबर आपका सत्य हो जाएगा और घ नंबर आपका सत्य हो जाएगा। तो 9 नंबर आप लोग समझ चुके हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। मतलब क्या विद्युत चुंबक का प्रयोग हम लोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक का पृथक करने के लिए कर सकते हैं? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे विद्युत चुंबक एक चुंबक की तरह है। मतलब जो विद्युत चुंबक होता है वो एक चुंबक की तरह है और केवल लोहे के टुकड़े को आकर्षित कर सकता है। प्लास्टिक में कोई चुंबकीय गुण नहीं होता है, इसलिए कचरे के ढेर में प्लास्टिक की थैलियों को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब समझिए उत्तर को कि जो विद्युत चुंबक होता है ना वो एक तरह का चुंबक ही होता है जो केवल लोहे और अन्य लोहे के टुकड़े या लोहे को ही आकर्षित कर सकता है। इसमें से जो है प्लास्टिक को हम लोग अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लास्टिक से पर अपना काम नहीं कर सकता है। प्लास्टिक की थैलियों में चुंबकीय गुण नहीं होता, इसलिए वो उसको आकर्षित नहीं करेगा और ये इसके लिए कोई उपयोग में नहीं लाया जा सकता। मतलब विद्युत चुंबक का उपयोग हम लोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने में नहीं कर सकते। ठीक है, मोटा मोटी बात यही है। तो 10 नंबर क्लियर है। अब 11 नंबर देखिए क्या है। 11 नंबर है, 11 नंबर पढ़िए। मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर में विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है। वो तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर का कारण दीजिए। मतलब कोई विद्युत मिस्त्री यानी इलेक्ट्रीशियन हमारे घर में आया है और वो विद्युत परिपथ में जो है कोई मरम्मत, किसी प्रकार के कोई काम करके मरम्मत कर रहा है। एक वो जो है तांबे के तार का उपयोग फ्यूज के रूप में करना चाहता है। क्या आप उसका इसमें सहयोग करेंगे? उसमें सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो इसका हम लोग उत्तर देंगे। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे फ्यूज एक ऐसा उपकरण है जो सभी विद्युत उपकरणों के लिए सुरक्षा कवच है। यह विशेष सामग्री से बने होते हैं। जब सामान्य से अधिक विद्युत धारा इससे गुजरती है तो ये टूट जाती है। यदि विद्युत मिस्त्री उचित फ्यूज तार का उपयोग नहीं करता है तो इसके बजाय वो फ्यूज में किसी भी साधारण बिजली के तार का उपयोग करता है तो यह अत्यधिक धारा के प्रभाव के कारण तारों को गर्म होने का खतरा बढ़ सकता है। इससे बिजली के उपकरणों में शॉर्ट सर्किट हो सकता है और ये उपकरण आग पकड़ सकते हैं। इसलिए मानक फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह एमसीबी का उपयोग विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने में किया जाता है। ठीक है, तो ये जो 11 नंबर था इसके आंसर को हम लोगों ने देख लिया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह अपने कॉपी में लिख कर नोट कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। जुबेंदा ने चित्र 14.4 में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया था तथा इसे स्विच के बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो विद्युत का बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोषों के पहचानने में जुबिता की सहायता कीजिए। तो इसका कौन कौन सा परेशानी हो जाएगा? तो संभावित कारण इस प्रकार है। तो कौन कौन से कारण हो जाएंगे? तो पहला कारण हो जाएगा विद्युत बल्ब फ्यूज हो सकता है, यह खराब हो सकता है। फिर दूसरा कारण क्या है? सेल ठीक से जुड़ा नहीं हो सकता है। फिर तीसरे पॉइंट में है ढीले कनेक्शन हो सकते हैं। फिर चौथे पॉइंट में है स्विच अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। फिर पांचवें पॉइंट में है सेल की शक्ति समाप्त हो गई है। तो ये जो है ये 5 संभावित दोष जुबिल के जो सर्किट है उसमें हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी क्लियर हो गया है। क्लियर है 12 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए आप लोग पहले। चित्र 14.25 क्या है? चित्र 14.24 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में। तो विद्युत परिपथ में क्या क्या करना है? जब स्विच ऑफ की स्थिति में हो तो क्या कोई भी बल्ब दीप्त होगा? तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे? जब स्विच ऑफ होने की स्थिति में कोई भी बल्ब नहीं चलेगा क्योंकि विद्युत परिपथ ही बंद है। तो स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है? पहले आप लोग ये समझिए। स्विच ऑफ का मतलब होता है कि उससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, और अगर विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होता है तो बल्ब कैसे जलेगा? जलेगा क्या? नहीं जलेगा। तो कौन नंबर हो गया? फिर ख नंबर देखिए क्या है।
ख नंबर है जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ए बी सी को दीप्त होने का क्रम क्या होगा। मतलब जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब ए बी सी को दीप्त होने का क्रम क्या होगा। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाया जाता है तो परिपथ चालू हो जाएगा और सभी बल्ब जो है एक साथ दीप्त हो जाएंगे। अर्थात जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो उससे जो है पूरे परिपथ में विद्युत का प्रवाह हो जाएगा और सभी बल्ब जो है एक साथ जलने शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। सारे क्वेश्चनों को जो है आप लोग कॉपी में लिखते हुए चलिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रखते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चनों को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।